नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सीएनटी एक्ट 1908 का पार्ट 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इसके पूर्व के मैं सीएनटी एक्ट 1908 से संबंधित 2 वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत पार्ट 1 और पार्ट 2 में अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है। आज का जो वीडियो पार्ट 3 है, इसके अंतर्गत मैं सीएनटी एक्ट 1908 के अध्याय 1 की धारा 1 से 3 की चर्चा करूंगा। सबसे पहले समझ लें कि अध्याय 1 का धारा 1 क्या कहता है। तो आप एक लाइन में आप समझ लेंगे कि इस अधिनियम का अध्याय 1 की धारा 1 जो है, यह सीएनटी एक्ट के नामकरण से संबंधित है और इसका प्रभाव क्षेत्र, इसका प्रसार कहां होगा, इससे संबंधित है। तो आप स्पष्ट रूप से जानिए कि इस अध्याय का धारा 1 जो है वह सीएनटी एक्ट 1908 के नामकरण से संबंधित है और इसका प्रभाव क्षेत्र जो है वह झारखंड क्षेत्र के 4 प्रमंडलों के अंतर्गत होगा। वे कौन कौन से प्रमंडल हैं? उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो इस अध्याय का धारा 1 सिर्फ इसके नामकरण और इसके प्रसार क्षेत्र से संबंधित है। अब ध्यान देंगे कि सीएनटी एक्ट के अध्याय 1 का धारा 2 जो है वह निश्चित हो चुका है, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसी धारा के अंतर्गत अनुसूची क और अनुसूची ख की चर्चा की गई है। अनुसूची क में कुछ अधिनियम थे जिसको छोटानागपुर प्रमंडल में निश्चित कर दिया गया, ठीक है, जबकि अनुसूची ख में जो अधिनियम थे उनको झारखंड के धनबाद जिला तथा सिंहभूम जिला के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थाना में निश्चित कर दिया गया है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि इस अध्याय की धारा 2 है वह निश्चित हो चुका है, लेकिन इसके अंतर्गत जो शेड्यूल है, 2 अनुसूचियां है, अनुसूची क और अनुसूची ख, जिसमें अनुसूची क को छोटानागपुर क्षेत्र में निश्चित कर दिया गया। उसकी इस क में कुछ अधिनियम थे उनको निश्चित कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया है। और अनुसूची ख में जो सब्जेक्ट थे, जो अधिनियम थे, उनको धनबाद जिला और सिंहभूम जिला के 3 क्षेत्र कौन कौन, पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थाना में निश्चित कर दिया गया है। तो यहां पर सिर्फ इसमें महत्वपूर्ण है अनुसूची क और ख। ध्यान दिएगा, धारा 2 जो है वह निश्चित हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 3, जो काफी महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सीएनटी एक्ट में अंकित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो सीएनटी एक्ट का धारा 3 जो है वह सीएनटी एक्ट में अंकित महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाओं से संबंधित है। तो एक एक को हम समझते हैं कि क्या किन किन शब्दों को परिभाषित किया गया और किस तरीके से। तो सबसे पहला जो है, ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत कुल 30 शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण जो परिभाषित शब्द हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वह मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दिएगा, पहला जो है वह क्या है? पहला जो है कृषि वर्ष। तो कृषि वर्ष को किस रूप में समझा गया यहां पर? तो कृषि वर्ष को किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जो प्रचलित वार्षिक अवधि है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र, तो वहां कृषि कार्य के लिए जो प्रचलित वार्षिक अवधि है उससे है। और अगर वहां कोई प्रचलित वार्षिक अवधि नहीं है तो वह होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय। ये वार्षिक पूरे झारखंड क्षेत्र के लिए है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय। लेकिन अगर किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए कोई प्रचलित वार्षिक अवधि है तो वह फॉलो अप होगा। और ध्यान देंगे, इसी कृषि वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को ही लेकर सामान्यतः फसल बीमा के लिए इसी अवधि का प्रयोग किया जाता है। जो किसानों के लिए जो फसल बीमा किया जाता है कि फसल बर्बाद हो जाता है, तो उसमें जो ईयर का प्रयोग किया जाता है वह यही कृषि वर्ष है। कौन सा? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का समय। तो कृषि वर्ष क्लियर हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय, या अगर किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई प्रचलित वार्षिक अवधि है तो वह फॉलो अप होगा। क्लियर है? अब दूसरा है भुगत बंधक। यह क्या है? आप सिंपल यह देखिए कि पहले क्या होता था कि लोग गरीबी काफी थी, तो क्या करते थे, जब उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी या कोई मकान बनाना पड़ता था या कोई महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता था, तो वे क्या करते थे कि अपनी जमीन को बंधक रख देते थे और बंधक लेकर अगले आदमी से वे कर्ज लेते थे। और उसके बाद तो इस जो बंधक लेकर जो कर्ज लेने की प्रथा है उसे ही कहा गया भुगत बंधक। क्लियर है? अर्थात आप समझ सकते हैं कि निश्चित समय के लिए रैयत द्वारा कर्ज लेने के लिए भूमि को बंधक रखा जाना। क्लियर है? और भूमि को बंधक रखे जाने की स्थिति में भूमि उपज जो है वह कर्ज देने वाले व्यक्ति की होती है। अर्थात जब तक भूमि का बंधक रखा जाएगा, उस भूमि से जो उपज प्राप्त होगी वह कर्ज देने वाले व्यक्ति की होगी।
अब यहां पे एक महत्वपूर्ण है कि निश्चित अवधि का मतलब क्या है। यहां निश्चित समय क्या है, ऐसा नहीं कि कोई जमीन अगर बंधक है तो वहां निश्चित काल के लिए बंधक रखा जाएगा। अधिकतम बंधक जो है वह 7 वर्षों के लिए किया जाएगा, इससे अधिक बंधक रखे जाने की स्थिति नहीं होगी कानूनी रूप। ठीक है, तो भुगतबद्ध बंधक का मतलब क्या है, निश्चित समय के लिए रैयत द्वारा कर्ज लेने के लिए भूमि को बंधक रखा जाना। ठीक है, और भूमि को बंधक रखे जाने की स्थिति में भूमि का जो उपज होता है वह 7 वर्षों तक, अधिकतम 7 वर्षों तक जो बंधक जो कर्ज पैसा दिया है उसके लिए यह लागू होगा। क्लियर है। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है जोत। जोत क्या कहता है कि किसी रैयत द्वारा जो धारित भूमि की जाती है, किसी रैयत द्वारा धारित भूमि, उसे ही कहा जाता है जोत। या आप कह सकते हैं भूखंड। कोई रैयत जो है वो जिस भूमि को जोत रहा है, धारित कर रहा है, धारण कर रहा है, उसे ही कहा गया जोत। क्लियर है। एक महत्वपूर्ण शब्द आता है कोड़कड़। कोड़कड़ मतलब कोड़कर, मतलब भूमि को कोड़कर जिसने आबाद किया। यहां पर जनजातीय भूमि को यहां पर नहीं शामिल किया जाएगा। कोड़कड़ सामान्यतः किसी नदी नाला के अंतर्गत वह बंजर वन भूमि होती है जिसे धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से कोड़कर चौरस बनाया गया है। ठीक है, यहां पर यह जनजातीय भूमि के संदर्भ में नहीं है। सामान्यतः कोड़कड़ भूमि सदानों की भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामान्यतः किसी नदी नाला के निकट की बंजर भूमि जिसे धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से कोड़कर चौरस बनाया गया है उसे ही कहा जाता है कोड़कड़ भूमि। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है भूस्वामी। भूस्वामी मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत कोई रैयत जो है भूमि धारण करता है और लगान देता है उसे ही कहा जाता है भूस्वामी। जमींदारी व्यवस्था खत्म होने के उपरांत अब किसी भी राज्य का भूस्वामी जो है वह सरकार होता है। जैसे हमारे यहाँ अब भूस्वामी कौन है, लैंडलॉर्ड कौन है, झारखंड सरकार। लेकिन जिस समय ये एक्ट लागू हुआ था उस समय जमींदारी व्यवस्था थी, तो उस समय रैयत का या काश्तकार का जो भूस्वामी होता था सामान्यतः जमींदार होता था। तो कृषक या रैयत या काश्तकार क्या करता था, वह जमींदार को लगान देता था और जमींदार अपने हिस्से का लगान रखकर पुनः सारा लगान जो है सरकार को देता था। तो यहां पर फाइनली जो है उस समय कृषक के लिए जस्ट जो भूस्वामी होते थे वह जमींदार होते थे और जमींदार के भूस्वामी सरकार होते थे। लेकिन वर्तमान समय में जमींदारी व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इसीलिए भूस्वामी का तात्पर्य यहां पर मान सकते हैं हम कि यह झारखंड सरकार है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों की जमीन है तो हम लोग क्या कहते हैं, यह हमारी रैयती भूमि है, रैयत, हम लोग रैयत हैं। तो भूस्वामी कौन हुआ, हम लोग काश्तकार हैं, तो भूस्वामी कौन हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स किस रूप में, तो हम लोग क्या करते हैं, रसीद कटवाते हैं, हर साल भूमि का रसीद कटवाते हैं। तो वही है भूमि का जो रसीद कटवाते हैं, इसे ही कहा जाता है लगान। और यह लगान किसके लिए, झारखंड सरकार के लिए। क्लियर है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में भूस्वामी जो है वह झारखंड सरकार है, लेकिन जिस समय एक्ट लागू हुआ था उस समय जमींदार भी थे और जमींदार का भूस्वामी कौन होता था, सरकार होता था। क्लियर है। अगला वर्ड है जो परिभाषित किया गया है वह है भूसंपदा। भूसंपदा क्या होता है, इसके अंतर्गत उपायुक्त, उपायुक्त मतलब डीसी, उपायुक्त द्वारा राजस्व मुक्ति एवं राजस्व प्रदायी भूमि, राजस्व मुक्त भूमि और राजस्व प्रदायी भूमि, खासकर खास माल भूमि और अन्य राजस्व भूमि को शामिल किया जाता है। तो भूसंपदा कौन सा हुआ, वह भूमि जो राजस्व मुक्त भी है या राजस्व प्रदायी भी है, खासमाल भूमि है या अन्य राजस्व भूमि है, सारे को भूसंपदा में शामिल किया जाता है। यहां पर ध्यान देंगे एक वर्ड प्रयोग किया गया उपायुक्त। झारखंड क्षेत्र में जिले के जो मुख्य होते हैं, मुख्य प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, सबसे बड़े प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, उसे कहा जाता है डीसी, डिप्टी कमिश्नर। जबकि अन्य राज्यों में जैसे आप बिहार चले जाइए तो वहां डीसी वर्ड प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर डीएम और डीसी में महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि इस एक्ट के कारण झारखंड क्षेत्र में जो यहाँ के जिले के सबसे वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उनको विशेष अधिकार, भूमि संबंधी विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इनको डीसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो भूसंपदा का मतलब उपायुक्त द्वारा राजस्व मुक्त भूमि एवं राजस्व प्रदायी भूमि, खासमाल भूमि एवं अन्य राजस्व भूमि को भूसंपदा में शामिल किया जाता है। क्लियर है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द है कि वन उपज। वन उपज सीएनटी एक्ट के अंतर्गत वन उपज के रूप में किनको शामिल किया जाता है, किन वस्तुओं को वन उपज में शामिल किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत वन में जो पाई जाने वाली लकड़ी है, चारकोल है, चारकोल, रबड़, कत्था, रेंजनी, रेंजनी मतलब होता है जो प्राकृतिक वार्निश होता है जिससे लकड़ी को चमकाने का कार्य किया जाता है, तो रेंजनी, लाह, महुआ, हरितकी, हरितकी मतलब हर्री,
हर्रे जो बनता है, आंवला हर्रे मिलाकर बनता है, तो हरितकी वही हो गया। उसके अलावा वृक्ष तथा पत्ते, फूल तथा फल और जंगली जानवर तथा उनके चमड़े तथा हाथी दांत, ये महत्वपूर्ण वन उपज के रूप में सीएनटी एक्ट में परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण जो शब्द है जंगल संपत्ति। तो जंगल संपत्ति में क्या है, तो हर खड़ी फसल को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। खड़ी फसल में जो लगी हुई फसल है उसको जंगल संपत्ति के अंतर्गत माना जाता है, खड़ी फसल के रूप में। क्लियर है। एक महत्वपूर्ण है जिसमें लोग कंफ्यूज करते हैं कि मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी क्या है। तो मुंडारी खुटकट्टीदार के हित को शामिल रखते हुए जो वर्ड प्रयोग किया गया है वही है मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी। मतलब जो मुंडा झारखंड में जब प्रवेश की मुंडा जनजाति, तो उन्होंने जो झारखंड के वन भूमि को उन्होंने साफ किया, उसके खूंट को साफ किया और उसको कृषि भूमि में बदला, तो वही है मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी। तो मुंडारी खुटकट्टीदार जो हैं, जो खूंट को जिन्होंने साफ किया उन्हें कहा गया खुटकट्टीदार, और उस भूमि को कहा गया खुटकट्टी भूमि। ठीक है, तो मुंडारी खुटकट्टीदार के हित को शामिल इसमें किया जाता है मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी वर्ड में। अस्थाई भूधृति क्या है, अस्थाई परमानेंट जो लैंड टेन्योर है वही है अस्थाई भूधृति, जिसके अंतर्गत वह भूधृति जो वंशगत है। वंशगत मतलब दादा का था, उसके दादा के फादर का था, फिर दादा को प्राप्त हुआ, दादा से फिर फादर को प्राप्त हुआ, फिर हमको प्राप्त हुआ, तो वो जो भूमि है इसे ही कहा जाता है अस्थाई भूधृति। मतलब आप समझिए कि जो वंशानुगत है, वंशगत है और सीमित काल के लिए धारित नहीं है। ऐसा नहीं कि इतने साल के लिए लीज पर दिया गया, पट्टे पर दिया गया, ये नहीं, चला आ रहा है। दादा के भी दादा से उनको प्राप्त हुआ, फिर दादा से फादर को प्राप्त हुआ, फादर से फिर हमको प्राप्त हुआ, तो ऐसी भूमि जो है वह अस्थाई भूधृति के अंतर्गत आती है। एक महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है अस्थावर शर्त। क्या होता है अस्थावर, तो ध्यान दीजिएगा, लगान के अलावे भूमि के अधिभोग से संबंधित अन्य अस्थायी शर्तें। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भूमि जो है, जैसे हमको कोई भूमि मिला तो भूमि हम दे रहे हैं, हम रैयत के रूप में हैं और उसको हम लगान दे रहे हैं, तो लगान तो कॉमन है, लेकिन लगान के अलावे अन्य अस्थायी शर्तें, उसे ही कहा गया अस्थावर शर्त। मान लीजिए जैसे कि हजारीबाग क्षेत्र में है तो खास महल की भूमि है, तो खास महल भूमि जो है वह सरकार की भूमि है, सरकार जो है पट्टे पर देती है। ठीक है, तो उसका एक निश्चित लगान हुआ, तो लगान तो निश्चित है, लेकिन उसके अलावे उस भूमि को जब दिया गया तो उसमें कुछ अन्य शर्तें भी दी गई। जैसे शर्त क्या है कि भूमि का प्रयोजन जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिए कि आपको भूमि दिया गया बसने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो उसको भूमि को आप व्यावसायिक रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर उस भूमि में कोई पेड़ पौधे हैं तो बिना सरकार के ऑर्डर के आप उसको काट नहीं सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं। तो ऐसी ही शर्तों को जो लगान के अतिरिक्त है उसे ही कहा गया अस्थावर शर्त, अस्थावर अस्थायी शर्त। क्लियर है। पुनः एक महत्वपूर्ण जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुनर्ग्राही भूमि। पुनर्ग्राही भूमि मतलब क्या होता है कि रैयत के पास अगर कोई उसका नर वारिस नहीं है, रैयत के पास अगर उसका कोई नर वारिस नहीं है, तो रैयत जिसके नाम से भूमि है, रैयत की मृत्यु के बाद वह भूमि जो है पुनः सरकार के पास या भूस्वामी के पास वापस हो जाएगी। मान ली कोई व्यक्ति नावल्द है, ठीक है, उसका कोई वंश नहीं है और उसके नाम से जो भूखंड है, तो अब कहां जाएगा उसके मरने के बाद, तो वह भूमि जो है पुनः सरकार के पास वापस चली आएगी। तो ऐसी भूमि को कहा जाता है पुनर्ग्राही भूमि। क्लियर है। नर अगर कोई उसका नर पुरुष नर वारिस नहीं है तो रैयत की मृत्यु के बाद भूमि का स्वामी जो है वह पुनः सरकार के पास, स्वामित्व तो पुनः सरकार के पास चला जाएगा। तो ऐसी भूमि को कहा जाता है पुनर्ग्राही भूमि। अब एक महत्वपूर्ण वर्ड काश्तकार, तो वह रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उस व्यक्ति को लगान भुगतान करता है, उसे ही कहा गया काश्तकार। जैसे अभी अब झारखंड के अंदर जितने लोगों के पास भूमि है वह काश्तकार हैं और वो क्या करते हैं, लगान देते हैं। किसको लगान देते हैं, तो वह लगान देते हैं सरकार को। तो सभी लोग काश्तकार हो गए। लेकिन जिस समय यह अधिनियम लागू हुआ था उसमें जमींदारी व्यवस्था थी, तो क्या था, जमींदार भूमि के मालिक होते थे और जमींदार जिनको भूमि अलॉट करते थे खेती करने के लिए, बसने के लिए, तो वे हो गए काश्तकार या रैयत, और इसके बदले वे जमींदार को क्या करते थे, लगान अदा करते थे। तो काश्तकार क्या हुआ, जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है और उस व्यक्ति को लगान का भुगतान करता है। अगला वर्ड है भूधृति। भूमि को धारण करने वाले का हित, जो भी व्यक्ति भूमि को धारण कर रहा है तो भूमि को धारण करने वाले का हित ही भूधृति है।
क्लियर है? भूमि को धारण करने वाले का हित। परंतु इसमें ध्यान दीजिएगा, मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी नहीं आती है। यहां पर एक वर्ड दिए मुंडारी खुटकट्टीदारी, और मैंने उसको समझाया। तो भूधृति के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी नहीं आती है। तो भूधृति का मतलब क्या होगा? भूमि को धारण करने वाले का हित। जैसे भूमि को धारण हम लोग किए हैं तो हमारा हित जो है वह दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी नहीं आती। क्लियर है? अगला है अस्थाई बंदोबस्त। यह काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में एक व्यवस्था लाई गई थी भूमि के बंदोबस्ती के संदर्भ में। उस बंदोबस्ती व्यवस्था को ही नाम दिया गया अस्थाई बंदोबस्त। सामान्यतः शुरू में 10 वर्षों के लिए किया गया था बंदोबस्ती, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया, भूमि का स्वामी मान लिया गया और उन्हें काश्तकारों से लगान वसूलने की अनुमति दी गई। ये बड़ा ही पॉलिटिकल है थोड़ा इसमें, क्योंकि अंग्रेज जो है उनको सिर्फ राजस्व से मतलब था। वे नहीं चाहते थे कि हम राजस्व कलेक्शन की जिम्मेवारी अपने माथे पर ले, वे सिर्फ आराम से उनको लगान मिलता रहे, इसी व्यवस्था के तहत वे काम करना चाहते थे। और इसी को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसने क्या किया कि जमींदारों को दे दी भूमि, जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया और उनको यह जिम्मेदारी दी कि आपको लगान को कलेक्ट करना है और उसके बाद सरकार को आपको पैसा देना है। क्लियर है? तो इसमें क्या था? लगान की व्यवस्था क्या थी कि जमींदार लगान वसूल करते थे और जमींदार जितना लगान वसूल करते थे, मान लीजिए 100 रुपये उन्होंने कलेक्ट किया, तो उसमें से 90 रुपया वे सरकार को दे देते थे और 10 रुपये वे खुद अपने पास रखते थे। तो इसमें सरकार की तरफ से यह नहीं था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से यह निश्चित नहीं था कि आपको इतना लगान वसूल करना है। उनको चाहिए था कि जो भी आप लगान वसूल कीजिएगा उसका 9वां भाग हमको चाहिए और 1 भाग आप रखिएगा। तो जमींदार क्या करते थे कि जबरदस्ती काफी जुल्म करके रैयतों से वे लगान वसूलना शुरू किए, जिसकी परिणति थी आगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। क्लियर है? जिसमें क्योंकि जमींदारों के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया गया, जबरदस्ती जो लगान वसूल किया जाने लगा था, इसलिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्थायी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में एक अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और उन्हें काश्तकारों से लगान वसूलने की अनुमति दी गई। जमींदार लगान वसूल कर ब्रिटिश सरकार को लगान देते थे। इसके अंतर्गत लगान की दर निम्न थी। रैयत जो लगान देने वाला था उससे जाता था जमींदारों को 100 रुपया जाता था, जिसमें 1/10 भाग जो है जमींदार अपने पास रखते थे और 9/10 भाग जो है वह ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो यही थी अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। और लास्ट है डिक्री। बहुत ही कॉमन वर्ड है। डिक्री क्या होता है? भूमि संबंधी सिविल न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसे ही कहा जाता है डिक्री। ये वर्ड हमेशा आएगा, आपको मिलेगा छोटा नागपुर ट्रिनिटी एक्ट में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। क्या है डिक्री? तो भूमि संबंधी सिविल न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसको डिक्री कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण शब्द थे, पारिभाषिक शब्द, आप इसको समझ लीजिएगा तो आगे CNT एक्ट के अन्य अध्यायों को समझने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। आप इसका स्नैपशॉट ले लें। अगले क्लास में मैं CNT एक्ट के अध्याय 2 और 3 की चर्चा करूंगा। ओके, धन्यवाद।